अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। मैं आज बात करने जा रही हूं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा वर्ड एक लतीनी जुबान का है जिसका मतलब है, इसको दो हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो पोरस का मतलब है पोर और फिरा का मतलब है बियर, यानी कि ऐसे जानदार जो कि पोर बेरिंग एनिमल्स हैं जिनको हम लोग आमतौर पर स्पॉन्जिस का भी नाम देते हैं। क्या इसको बोलते हैं? स्पॉन्जिस कहते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो पोरीफेरा हैं वो पानी में रहते हैं। ठीक है, तकरीबन इसकी जो है ना 9000 स्पीशीज हैं जो कि तकरीबन जिनका साइज लेस देन अ सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर से भी लेस देन इनका साइज है। और अगर हम लोग नेक्स्ट इसकी बात करें तो 150 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है। बाकी सारी की सारी जो स्पीशीज है ना वो मेरीन वाटर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग देखें तो इसकी जो है ना वो एसिमेट्रिकल, ठीक है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं सुपरफिशियली रेडियल सिमेट्री है। कैसी इनकी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री बेसिकली ऐसी सिमेट्री होती है जिसके अंदर हम लोग जो है पोस्टीरियर और जो इंटीरियर एंड है ना उसको हम लोग इजीली जो है ना वो नहीं जान पाते, और हम लोग जो होती है टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द माउथ ओपनिंग। जिस तरफ से जो है ना मुंह की ओपनिंग हो रही होती है उसको हम लोग कह देते हैं ये इंटीरियर ओपनिंग है, और जो उसकी बिल्कुल बैकवर्ड यानी कि एबोरल एंड होता है जो बिल्कुल ओरल एंड के अपोजिट होता है उसको हम लोग एबोरल एंड का नाम दे देते हैं। अब रेडियल सिमेट्री का ना बहुत ज्यादा फायदा है उन जानदारों के लिए जो कि सीडेंट्री है, और सीडेंट्री एनिमल में पोरीफेरा भी है। अब इनको क्या फायदा जी? इनको ये फायदा कि ये इनके ऊपर जो इनकी बॉडी के ऊपर सेंसिटिव जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो सारे के सारे जो है ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और वो इजीली जो जिसकी वजह से वो तमाम तरफ से आने वाले जो स्टिमुला है ना उसका आसानी से रद्द अमल शो कर सकते हैं। इसलिए जो ना रेडियल सिमेट्री का बहुत ज़्यादा फायदा है उन एनिमल्स को जो कि सीडेंट्री हैं, जिसके अंदर जो है पोरीफेरा भी आ जाता है। तो इसकी कैसी सिमेट्री है? इसकी एसिमेट्रिकल है, या फिर हम लोग ये कह देते हैं सुपरफिशियली इसकी रेडियल सिमेट्री है। ये तो इसकी होगी पहली कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं जो कि है इसके अंदर 3 सेल्स पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जिस्ट इन फाइलम पोरीफेरा? 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिसकी बात कर लगे हैं वो है पिनाकोसाइट, ठीक है, और सेकंड है मेसेनकाइमा सेल्स, और जो थर्ड है वो है कॉनोसाइट्स। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं पिनाकोसाइट्स की तो ये थिन, ठीक है, बड़ी पतले से ये फ्लैट सेल है। कैसे सेल्स हैं? फ्लैट सेल्स हैं जिनको हम लोग पिनाकोसाइट का नाम दे रहे हैं। ये इन्होंने क्या करना है जी? ये स्पॉन्जिस की आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पॉन्जिस की आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा स्पॉन्जिस ऐसे हैं जिनकी बॉडी वाल जो है ना वो बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ एन आउटर लेयर। किससे मिलकर बनी हुई है? आउटर लेयर से मिलकर बनी हुई है। इसको हम लोग पिनाकोडर्म का नाम देते हैं, और पिनाको जो डर्म है ना वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और उन सेल्स को हम लोग पिनाकोसाइट्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? पिनाकोसाइट्स का नाम देते हैं। अब ये जो पिनाकोसाइट्स है ना ये इन्होंने माइल्डली बिल्कुल हल्का सा इन्होंने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी ना वो सारी की सारी जो स्पॉन्जी की शेप है ना उसको चेंज कर देगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जिस के अंदर जो ना सम पिनाकोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड होते हैं। कुछ जो है ना स्पॉन्जिस के अंदर जो पिनाकोसाइट्स हैं वो क्या होते हैं? खास होते हैं ट्यूब लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल पोरोसाइट में। किसके अंदर? ट्यूब लाइक ये कॉन्ट्रैक्टाइल पोरोसाइट बना लेते हैं जो कि वाटर की जो सर्कुलेशन है ना उसको रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। क्या होता है? कुछ स्पॉन्जिस के अंदर ये लोग पिनाकोसाइट्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं ट्यूब लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल पोरोसाइट में, ठीक है, जो कि वाटर सर्कुलेशन की रेगुलेट में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? पोरोसाइट हेल्प करता है। अब जो ओपनिंग थ्रू पोरोसाइट, जब पोरोसाइट्स के जरिए ओपनिंग होती है ना तो ये बेसिकली पाथवे है कि जिसके जरिए वाटर मूव करता है थ्रू दी बॉडी वाल। ओपनिंग थ्रू
पोरोसाइट्स आर पाथवेज फॉर वाटर मूविंग थ्रू बॉडी वॉल। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ दूसरे सेल की जो जिसका नाम है मीजोकाइमल सेल, यानी कि मीजोफिल से रिलेटेड। ये किसमें एग्जिस्ट करेंगे? सेंटर में। ठीक है। अब इनर लेयर क्वानोडर्म जो कि किससे मिलकर बनी हुई है? फ्लैजिलेटेड कोलोर सेल से। हम लोग कॉर्नोसाइट्स की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं मीजेनकाइमा सेल्स की। ठीक है। अब जो मीजेनकाइमा जो सेल्स है ना, ये क्वानोसाइट्स और पिनाकोसाइट्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उस जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे जिलेटिनस मीजेनकाइमा मौजूद है, जिसके अंदर इमोबाइड सेल्स हैं और क्या है? स्क्यूल्स हैं, या फिर इनको हम लोग स्पॉन्जिंग फाइबर का नाम देते हैं। बिल्कुल पिनाकोसाइट से बिल्कुल नीचे क्या है? पिनाकोसाइट से बिल्कुल नीचे स्पॉन्जी में एक लेयर पाई जाती है जो कि जेली लाइक लेयर है। कौन सी लेयर है? जेली लाइक लेयर, जिसको मीजोफिल का नाम देते हैं। मीजो से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मिडल है, मिडल मैटर है। कौन सा मैटर है? मिडल मैटर है, जो कि पिनाकोसाइट्स और कॉर्नोसाइट्स के बिटवीन पाया जा रहा है। अब मीजोफिल में ना बेसिकली कौन से सेल्स पाए जाते हैं? इमोबाइड सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग मीजेनकाइमा सेल्स भी कहते हैं। अब इन्होंने मीजोफिल के अंदर क्या करना है? मूव करना है। मीजेनकाइमा सेल्स ने कहाँ मूव करना है? उन्हें मीजोफिल के अंदर मूव करना है। और ये बहुत ही खास होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, स्केलेटल एलिमेंट्स को सीक्रेट करने के लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरिंग फूड। ठीक है। ये क्या करते हैं? जो मीजेनकाइमा सेल्स होते हैं, इनकी बहुत ही खास स्पेशलिटी है कि ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं फूड को और क्या करते हैं? स्टोर भी करते हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना लेनी होती है स्पॉन्ज वाल के ओपनिंग पर। क्या बना लेनी होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन कर लेनी है। अब इमोबाइड है ना, उसका नाम ही इस वजह से रखा गया है क्योंकि इनके पास सीरोपोडिया मौजूद है। क्या मौजूद है? इनके पास सीरोपोडिया मौजूद है। इनके इमोबाइड सेल्स का बहुत ज़्यादा फंक्शन है, जो मैं आपसे ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। मजीद बताती हूँ कि इन्होंने ये करना है, खुराक को लेना है, पानी से खुराक को लेना है और क्वानोसाइट से, ना सिर्फ पानी से लेना है बल्कि क्वानोसाइट से लेना है खुराक को, उसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है। और सारी के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ना, दूसरे भी सेल्स तक पहुंचानी है। इन्होंने स्केलेटल फाइबर की फॉर्मेशन करनी है। किसकी फॉर्मेशन करनी है? स्केलेटल सेल्स की फॉर्मेशन करनी है। किसने करनी है? एमोबाइलोसाइट्स सेल्स ने करनी है। अब जबकि कुछ ग्रुप्स में ना, स्पॉन्जेस के कुछ ग्रुप्स में ये जो फाइबर्स है ना, वो शार्प स्पिक्यूल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। शार्प स्पिक्यूल्स बना लेने हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होंगे या फिर सिलिका से मिलकर बने होंगे। ये स्पिक्यूल्स किससे मिलकर बने हुए हैं? या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हुए हैं या फिर ये सिलिका से मिलकर बने हुए हैं। अब जबकि इनका जो स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन है ना, वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्पाइक्स, जिनको स्पिक्यूल कहते हैं, इस पर एग्जिस्ट करता है। किस पे एग्जिस्ट करता है? ये स्पिक्यूल्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। किसका स्ट्रक्चर? स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये जो स्पिक्यूल्स है ना, ये किससे मिलके बने हुए हैं? मैंने बताया ये इमोबाइड सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब जबकि स्केलेटन जो है ना, वो स्पॉन्जिन, ये एक फाइब्रस प्रोटीन है जिसको हम लोग कोलेजन कहते हैं, इससे इसकी फॉर्मेशन होती है। किसकी स्पिक्यूल से, किससे फॉर्मेशन होती है? स्पॉन्जिस से। और स्पॉन्जिन क्या है? एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि कोलेजन से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? कोलेजन से मिलकर बनी हुई है। क्लियर है? होपफुली कि आपको इन दो सेल्स की समझ आ गई होगी, पिनाकोसाइट्स के बारे में और मीजोसाइट्स के बारे में, जिसके अंदर इमोबाइड सेल भी पाए जा रहे हैं और इमोबाइड सेल्स का बहुत ही
अहम फंक्शन है फॉर दी ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन, सॉर्टिंग और एक्सपोर्टिंग में, ठीक है। और स्पिक्यूल के बारे में बताया कि सारे के सारा जो है ना स्पॉन्ज का जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर स्पोर मिलती है वो स्पिक्यूल की वजह से मिलती है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर हुई होती है या फिर सिलिका से मिलकर हुई है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। और जो स्पिक्यूल है वो एमोबाइट सेल से इनकी फॉर्मेशन होनी है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग थर्ड सेल की बात करते हैं जिसका नाम है क्वानोसाइट्स। क्या नाम है जिसका? क्वानोसाइट्स। ये ऐसे सेल्स हैं फिल्टर स्मॉल, इन्हें करना होता है फिल्टर करना होता है छोटे और सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को। किनको इन्होंने करना होता है? फूड पार्टिकल्स को। ये जो क्वानोसाइट्स है ना, या फिर हम लोग इसको कॉलर सेल बोलते हैं, ये बेसिकली जो है ना क्वानोसाइट्स का जो आपको स्ट्रक्चर है ना ये नजर आ रहा है। आप देखिए ये क्वानोसाइट का स्ट्रक्चर है ना, जो इसके अंदर क्या मौजूद है? कॉलर सेल्स। इसको हम लोग क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स कहते हैं। उसकी रीजन ये है कि फ्लैजिलियम की बेस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेनियस जो है ना वो कॉलर मौजूद है। ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। क्या मौजूद है? कॉलर स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग इसको कॉलर सेल्स या फिर क्वानोसाइट्स का नाम देते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, इसका नाम क्यों कॉलर सेल्स है, उसकी रीजन ये है कि फ्लैजिलियम की बेस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेनियस कॉलर पाई जा रही है, जिसकी वजह से इसका नाम कॉलर सेल्स या फिर क्वानोसाइट्स है। अच्छा जी, कुछ सिमिलैरिटीज पाई जा रही है क्वानोसाइट्स के दरमियान और उन सेल्स के दरमियान जो कि क्वानोफ्लैजिलेट्स के सेल्स हैं। वो इसकी रीजन ही यही है कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? कॉलर सेल, इनके फ्लैजेला एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये एनिमल्स जो है ना, इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है ना ये क्वानोफ्लैजिलेट लाइक इंसेस्टर हैं। इनके किस तरह से इंसेस्टर्स हैं? स्पॉन्जेस के जो इंसेस्टर्स हैं वो क्वानोफ्लैजिलेट्स लाइक इंसेस्टर्स हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ क्वानोसाइट्स के बारे में कि क्वानोसाइट्स की जो पिनाकोसाइट्स हैं इन्होंने पिनाकोसाइट्स ने आउटर लेयर बनानी है, जबकि जो क्वानोसाइट्स है ना, जो आपको यहाँ पे रेड कलर में जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं बेसिकली क्वानोसाइट्स की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। और क्वानोसाइट्स ने इनर लेयर बनाई हुई है। स्पॉन्जेस की इनर लेयर किसने बनाई हुई है? क्वानोसाइट्स ने बनाई हुई है। अब जो पोरिफेरा है ना, बेसिकली इनके अंदर कोई भी सेंट्रल कोई भी टिश्यू या ऑर्गन वगैरह नहीं पाया जाता। अगर हम लोग सेंट्रल कैविटी की बात करें तो उसको हम लोग स्पॉन्जोसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसाइल। इनकी ये कैविटी एग्जिस्ट कर रही है। क्या एग्जिस्ट कर रही है? सेंट्रल कैविटी एग्जिस्ट कर रही है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि पानी जो है ना, वाटर इज ड्रॉन थ्रू द पोर्स इनटू द सेंट्रल कैविटी। ठीक है, पानी जो है ना वो निकलता आता है पोर्स के जरिए इस कैविटी में और बाहर चला जाता है लार्ज ओपनिंग के जरिए, जिसको हम लोग ऑस्क्यूलम का नाम देते हैं। वाटर ने किसके जरिए बॉडी में एंटर होना है? स्पॉन्जोसाइल यानी कि इस सेंट्रल कैविटी के जरिए, और आउट हो जाना है ऑस्क्यूलम के जरिए। और जो स्पॉन्जेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये सस्पेंशन फीडर्स होते हैं। इन्होंने करना होता है कि फूड पार्टिकल को कैप्चर करना होता है जो कि वाटर में इनके लिए अवेलेबल होती है, और वही जो वाटर है इनकी जो बॉडी है ना उसमें से पास आउट होना होता है, जिसमें से जो है ना विच इन जबकि कुछ स्पीशीज के अंदर ना रिजेंबल है सैक परफोरेटेड विद पोर्स। इनके अंदर सैक होती है, थैली होती है जिसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। उन पोर्स के जरिए ये सस्पेंशन फीडर कर लेती हैं। इस तरह से जो वाटर है ना उसको जो साफ करने का जो प्रोसेस है ना उसके लिए भी जो स्पॉन्जेस है ना वो बहुत हेल्प करते हैं। क्लियर है ये चीज़ कि इसमें बेसिकली क्या है? अगर हम लोग इसकी खुराक की बात करें तो वो जो प्लैंकटन है, ठीक है। अगर हम लोग एनिमल्स के केस में देखें कि स्पॉन्जेस की कौन सी खुराक है तो वो जो प्लैंकटन है, और प्लांट्स में फाइटो प्लैंकटन है। अब ये जो होती है ना
मोशनलेस है, ये हरकत नहीं करते। क्या है ये? सिसाइल है, स्पॉन्जेस हरकत नहीं करते। ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? वाटर करंट्स के ऊपर, जो कि इनके इर्द गिर्द से गुजरा होता है। और जो कोआनोसाइट्स की, देखिए कोआनोसाइट्स के जो फ्लैजिला है ना, उसकी मूवमेंट के जरिए जो है ना वो वाटर जो है ना पूरी की पूरी जो बॉडी है ना उसके अंदर जो करता है मूव करता है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प मिल जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है ना 20% जो है ना खुराक जो स्पॉन्जेस हैं वो ज़ूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन से हासिल करते हैं, जब देखिए 80% जो है ना वो खुराक जो है वो दूसरे डिट्राइटल ऑर्गेनिक पार्टिकल से हासिल करते हैं। अब जबकि फूड जो है ना वो स्पॉन्जोसॉइल कैविटी में एंटर हो गई है ओस्टिया के जरिए। ओस्टिया ये क्या है? पोर्स के जरिए किसमें एंटर हो चुकी है? स्पॉन्जोसॉइल में। अब जब फूड जो है ना इंजेस्टेड कर ली गई है फ्लैजिलेटेड सेल्स के जरिए। किन सेल्स के जरिए? फ्लैजिलेटेड सेल्स। फ्लैजिलेटेड सेल्स कहाँ पाए जा रहे थे? कोआनोसाइट्स में। मैंने अभी बताया कि इसमें एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसके अंदर क्या है? फ्लैजिला। अब जबकि फूड जो है इंजेस्ट हो चुकी है, अब बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है या तो वो डिफ्यूज कर जाएगी स्पॉन्जी की बॉडी से डायरेक्टली, ठीक है, बॉडी वाल के जरिए, ठीक है, क्या करेगी? डिफ्यूज कर जाएगी बॉडी से, या फिर ये फ्लो आउट होगी ओस्क्यूलम के जरिए। किसके जरिए? ओस्क्यूलम के जरिए आउट हो जाएगी। अब जो अडल्ट स्पॉन्जेस है ना वो स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी है। सस्पेंडिंग देयर लीव्स अटैच टू द रॉक्स एट द बॉटम या फिर अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। जो अडल्ट स्पॉन्जेस है ना उन्होंने रॉकीज के साथ अटैच होकर या फिर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होकर ना अपनी जो लाइफ है ना उसको बसर कर देना होता है। जबकि जो इनके जो लार्वा होते हैं ना वो इस काबिल होते हैं कि वो स्विम कर सके। मैं बात कर रही हूँ पोरिफेरा के बारे में, स्पॉन्जेस के बारे में, कि कहाँ पे वो कर सकते हैं, उनके लार्वा मूव कर सकते हैं। इनके अंदर कोई भी जो है ना डेफिनेट को हम लोग को नर्वस सिस्टम नहीं स्टडी करने को मिलता, लेकिन कुछ न्यूरोसेंसरी और न्यूरॉन सेल्स जरूर पाए जाते हैं जो कि वाटर के फ्लो की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। किसकी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं? वाटर के फ्लो की कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। क्लियर है ये चीज़ कि इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम कैसा है, ठीक है, और इसके अंदर इसकी खुराक क्या है, इसकी फीडिंग क्या है, इसकी एक्सक्रीशन कैसे होती है, फ्यून के जरिए होती है, यहाँ पे ये ऑस्क्यूलम के जरिए आउट हो जाता है जो भी इसकी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। किसकी बात करने लगे हैं? रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो डाइजेशन है ना, बेसिकली डाइजेशन बिगन इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में ही जो है ना डाइजेशन होती है लाइसोसोम एंजाइम के जरिए और पीएच चेंजेस से, ठीक है, पीएच चेंजेस से और लाइसोसोम एंजाइम से जो है वो क्या होती है? फूड की डाइजेशन होती है। पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड होती है ना वो पास करती है एमेबाइड सेल से। किससे करती है? एमेबाइड सेल से करती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं पूरे के पूरे सेल्स में, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? अच्छा जी, अब जो फिल्ट्रेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ इज नॉट ओनली द वे दैट स्पॉन्ज फीड। देखिए जरूरी नहीं है कि जो फिल्ट्रेशन है इनके, जैसे मैंने पहले बताया कि ज़ूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन से सिर्फ और सिर्फ 20% जो है ना ये खुराक को हासिल करते हैं, जो 80% है ना वो डिट्राइटल ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब जो पिनाकोसाइट्स है ना, पिनाकोसाइट्स ये ऐसे सेल्स हैं जो कि इंक्रन क्रॉन में फाइगोसाइटोसाइटाइज लार्जर फूड पार्टिकल्स, ये तकरीबन 50 माइक्रोमीटर तक जो है ना वो जो फूड के जो पार्टिकल्स है ना उनको फैगोसाइटोसिस, उनको इंगल्फ करने का जो इनके अंदर एबिलिटी होती है। क्लियर है ये चीज़? ये जो पिनाकोसाइट्स हैं ये कहाँ पे एग्जिस्ट करें? इंक्रन कैनाल्स के अंदर, ठीक है, और जिनके अंदर इन सेल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि
अप टू 50 माइक्रोमीटर तक जो है ना ये खुराक को डाइजेस्ट कर सकते हैं, खुराक को इनगल्फ कर सकते हैं, फैगोसाइटाइज कर सकते हैं। अब स्पॉन्जेस जो है ना उन्होंने वो खुराक को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स के जरिए, जो कि डिजोल्व होती हैं सी वाटर के अंदर। समंदर के पानी के अंदर जो है ना न्यूट्रिएंट्स जो डिजोल्व होती हैं उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए बिना जो स्पॉन्जेस है ना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर ये चीज़। अब अगर हम लोग इसके अंदर जो है ना एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम मौजूद है। कैसा है कि सिस्टम है इसके अंदर? एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो लार्ज वॉल्यूम में सर्कुलेशन होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन की वेस्टेज जो है ना इसकी अमोनिया होती है। कौन सी नाइट्रोजन वेस्टेज होती है? इसकी अमोनिया होती है। और इनकी चाहे वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक्सीटरी वेस्ट है ना वो डिफ्यूज भी कर सकती है या फिर वो ऑस्किलों के जरिए आउट ऑफ द बॉडी में जा सकती है, ठीक है। और जो इनकी गैसियस एक्सचेंज है ना वो भी इनका डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही होता है। इस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो वाटर सर्कुलेशन है ना कुछ स्पॉन्जेस में जो वाटर सर्कुलेशन है ना वो मिनिमम है जब जो है ना सूरज की बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है। क्लियर है ये चीज़। और मैक्सिमम इसमें तब वाटर सर्कुलेशन होती है जब बिफोर सन सेट। क्या है? सूरज निकलने से पहले जो है ना इसमें वाटर सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो लाइट जो है ना वो इनहिबिट कर देती है, लाइट रोक देती है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोरोसाइट्स की जो कंस्ट्रक्शन है ना लाइट उसको रोक देती है। और जो दूसरे जो सेल्स होते हैं ना अदर सेल्स सराउंडिंग ओस्ट्रिया जो है ना ओस्ट्रिया के इर्द गिर्द जो है ना वो दूसरे सेल्स आ जाते हैं जो कि एक इनकरेंट कैनाल को जो है ना वो ओपन कर देते हैं। इसको रिपीट कर रही हूँ कि ऐसा क्या होता है जब सूरज निकला हुआ होता है तो उस वक्त जो है ना वो स्पॉन्जेस जो है ना वो वाटर सर्कुलेशन बहुत कम करते हैं। और जब वाटर जो है ना सूरज जब नहीं निकला होता बिफोर सनसेट जो है ना वो वाटर की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो लाइट है ना वो पोरोसाइट्स की कंस्ट्रक्शन को रोकती है। क्या करती है? लाइटें करती है पोरोसाइट की कंस्ट्रक्शन को रोकती है। और जब पोरोसाइट की कंस्ट्रक्शन रुकती है तो जो दूसरे जो सेल्स होते हैं ना वो ओस्ट्रिया के क्या होते हैं? इर्द गिर्द होते हैं, जो कि इनकरेंट कैनाल को ओपन किए हुए होते हैं। जबकि दूसरे रिएक्शन सजेस्ट करते हैं सम कम्युनिकेशन अमंग सेल्स, ठीक है। ये नहीं है कि उस वक्त कोई फायदा नहीं हो रहा होता, उस वक्त फायदा ये हो रहा होता है कि जो दूसरे जो सेल्स होते हैं ना वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब वाटर सर्कुलेशन का जो रेट है ना स्पॉन्जेस के अंदर वो बहुत ही जल्दी जो है ना ड्रॉप कर जाता है विदाउट एनी अपेरेंट एक्सटर्नल केस। किसी भी एक्सटर्नल अपेरेंट केस के जो बगैर है ना वो जो स्पॉन्जेस है ना वो वाटर सर्कुलेशन का जो केस है ना वो क्या कर देता है? सडनली ड्रॉप कर देता है। अब ये जो रिएक्शन है कैन बी ड्यू टू कॉनोसाइड सीजिंग एक्टिविटीज मोर और लेस simultaneously and this implies some for इंटरनल कम्युनिकेशन। क्लियर है ये चीज़। और जो नेचर में जो इनकी जो कम्युनिकेशन है ना बिटवीन पिनाकोसाइड्स कॉनोसाइड्स एंड मोबाइल सेल्स ये बिल्कुल अभी अननोन है। एमेबाइट सेल्स ने क्या करना होता है जी? एमेबाइट सेल्स ने ट्रांसमिट करना होता है केमिकल मैसेजेस को। किस मैसेजेस को ट्रांसमिट करना होता है? केमिकल मैसेजेस को। और आयंस की मूवमेंट को सारे के सारे सेल्स सरफेस के ऊपर और कंट्रोल करना होता है इनका, जिस हद तक इनका जो मैकेनिज्म है ना वो कंट्रोल हो सके। होपफुली आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब मैं बात करती हूँ इसमें रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करने लगी हूँ? रिप्रोडक्शन की करने लगी हूँ। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल भी होती है एसेक्सुअल भी होती है इसमें रिप्रोडक्शन, और हर्माफ्रोडाइट भी होती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है तो कुछ जो स्पॉन्जेस होते हैं वो रिप्रोड्यूस क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और कुछ क्या करते हैं? वो हर्माफ्रोडाइट करते हैं। और अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो स्पॉन्जेस में बडिंग के जरिए
होती है। किस प्रोसेस के ज़रिए होती है? बडिंग के प्रोसेस के ज़रिए होती है। इससे पहले कि हम लोग डिटेल में जाने कि किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। जो फर्टिलाइजेशन इनमें होती है ना, वो मीजोफिल में होती है। कहाँ पे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है? मीजोफिल में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पे जाइगोट ने ना डेवलप कर जाना होता है फ्लैजिलेटेड स्विमिंग लार्वा में। इसमें कर जाना होता है स्विमिंग लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाना होता है, और जिसने डिस्पर्स हो जाना होता है, अलग हो जाना होता है पेरेंट प्लांट से। ठीक है, मीजोफिल में क्या हो रही है? मीजोफिल में फर्टिलाइजेशन होती है, और यहाँ पर ही जो है ना वो स्विमिंग लार्वा डेवलप होता है। जैसे ही स्विमिंग लार्वा ने डेवलप करना है, तो इसने भी पेरेंट प्लांट से डिस्पर्स हो जाना है, अलग हो जाना है। और जैसे ही इसने अलग हो जाना है, तो एक सूटेबल सब्सट्रेट होगा, वहाँ पे जाके ये बैठ जाएगा, और लार्वा ने डेवलप कर जाना है एक सेसाइल अडल्ट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना है? एक सेसाइल अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। और जो स्पॉन्जेस, जो गमीट्स है ना, उन्होंने कॉनोसाइट्स के अंदर, ठीक है, कॉनोसाइट्स के अंदर या फिर अमीबाइट्स में जो है ना वो एग्जिस्ट करना है। क्लियर है ये चीज़ कि गमीट्स ने कहाँ पे पैदा होना है? एग हमेशा जो है ना वो मीजोफिल में ही रहता है। कहाँ पे एग डिसाइड करता है? मीजोफिल में करता है। जबकि जो स्पर्म्स है ना वो कैरिड आउट ऑफ द स्पॉन्ज, वाटर करंट के जरिए जो है ना वो जो है ना स्पर्म जो है ना वो आउट ऑफ द बॉडी भी निकल जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम सम ऑफ द स्पर्म बीइंग ड्रॉन इनटू द नेबरिंग इंडिविजुअल। तब ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जब बिल्कुल नेबरिंग इंडिविजुअल के साथ अगर स्पर्म जो है ना वो अटैच हो जाता है, वहाँ पे दाखिल हो जाता है। क्लियर है ये चीज़ कि किस तरह से जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है पोरिफेरा में, स्पॉन्जिस में। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के जरिए होनी है? बडिंग के जरिए होनी है। अब इंटरनल बर्ड भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग गैम्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है, और ये एक्सटर्नल भी होता है। बोथ टाइप्स ऑफ बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू स्पॉन्जेस। दोनों का काम ये है कि इन्होंने नए स्पॉन्जेस में कन्वर्ट हो जाना है। कुछ जो स्पीशीज मोस्टली, बल्कि कुछ नहीं बल्कि मोस्टली जो स्पीशीज है वो हर्माफ्रोडाइट है। कैसी स्पीशीज है? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट यानी कि दोनों के दोनों सेक्स जो है ना वो अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो प्रोटेंड्रियस यानी कि जो मेल सेक्स है ना वो सबसे पहले डेवलप होता है। कुछ स्पीशीज में जो सेक्सेस है ना वो सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। स्पर्म्स ने वाटर में रिलीज हो जाना है और कैरी इनटू द एग टू दी एग्स बाय मड सेल्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपसे बता चुकी हूँ। और फर्टिलाइजेशन ये कहाँ पे होना है? मीसेंकाइमा सेल्स के अंदर होना है। और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट इंक्लूड्स ब्लास्टूलिया एंड लार्वल स्टेजेस एज यूजुअल इन मोस्ट एनिमल्स। अब ये तो हमने बात कर ली रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम इसकी जरा चंद एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल पाई जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ साइकोन के बारे में। किसके बारे में? साइकोन के बारे में। साइकोन जो है वो मेरीन स्पॉन्ज है। कौन सी स्पॉन्ज है? टिपिकल मेरीन स्पॉन्ज है, ठीक है। और ल्यूकोसेलिनिया, क्या? ल्यूकोसेलिनिया ये कैसी स्पॉन्ज है? ये कंसिस्ट करती है ग्रुप ऑफ इरेक्ट ट्यूब्स के ऊपर। इस पे कंसिस्ट करती है इरेक्ट ट्यूब्स की ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल होती है। जबकि अगर नेक्स्ट बात करें इसकी एग्जांपल की, इयोप्लेक्टिला। इयोप्लेक्टिला ऐसी स्पॉन्ज है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और डेलिकेट स्पॉन्ज है, जो कि ग्लासी फ्रेमवर्क से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? ग्लासी फ्रेमवर्क से मिलकर बनी हुई है। और इसको आम तौर पर हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं इयोप्लेक्टिला को। फर्दर जो इसकी लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ वो है स्पोंजिला। क्या है? स्पोंजिला। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। कैसी स्पॉन्ज है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। साइकोन मेरीन स्पॉन्ज है, और जबकि स्पोंजिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। और इयोप्लेक्टिला को हम लोग बोलते हैं वीनस
फ्लावर बास्केट। उसकी रीज़न ये है कि ऐसी स्पॉन्ज है जो कि ग्लासी फ्रेमवर्क से मिलकर बनी हुई है। लियोकॉन्सिलिया, लियोकॉन्सिलिया, ये इसके बारे में बताया है कि ये इरेक्ट ट्यूब्स का ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल करती है। अब नेक्स्ट इसकी देखते हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस के बारे में। इसकी बहुत ही फैंटास्टिक जो है ना वो वॉशिंग में, बाथिंग में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सर्जिकल ऑपरेशन में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कौन इस्तेमाल होता है? स्पॉन्जेस इस्तेमाल होती हैं। अब जो स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम लोग जो है इंसान यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, किसको बनाने के लिए? मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब नेक्स्ट है जी, ये साउंड को एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। क्या करती है? साउंड को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है। जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है जिनमें शोर बहुत ज़्यादा होता है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ इसकी, एक कंपाउंड है जिसको क्राइम्ब्रोस्टेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्राइम्ब्रोस्टेन का नाम देते हैं। अब ये ऐसा कंपाउंड है जो कि हम लोगों ने स्पॉन्जी से प्रिपेयर किया है और ऐसी स्पॉन्जी से प्रिपेयर किया है जो कि मेरीन में एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर ये एबिलिटी है कि बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस के जो है ना पेनिसिलियम रेजिस्टेंस स्ट्रेन को ये किल कर सकती है। क्या कर सकती है? किल कर सकती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है क्राइम्ब्रोस्टेन। ठीक है, इसने क्या ये आइसोलेट किया हुआ है, हमने अलग किया हुआ है मेरीन स्पॉन्ज से। ठीक है, और इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो किल कर सकता है पेनिसिलियन रेजिस्टेंट स्ट्रेन को। ठीक है, किसके? पेनिसिलियन रेजिस्टेंट स्ट्रेन को, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के। ठीक है, जबकि बहुत ज़्यादा दूसरी स्पॉन्जेस हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है वो टेस्टेड किए जाते हैं एज पॉसिबल एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर। ठीक है, और ना सिर्फ ये कि एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर जो है टेस्टेड की जा रही है, बल्कि हम बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है ना वो तैयार भी हो चुकी हैं और डिफेंसिव जो है ना कंपाउंड्स की प्रिपरेशन भी हो चुकी है।